Hello everyone, welcome to my channel PCS क्रांति। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में, जिसमें कंपनी का शासन है जो कि 1773 से 1858 तक था। उसके बाद क्राउन का शासन है जो कि 1858 से 1945 तक चला था। ये चैप्टर 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के क्लास में हम कंपनी का शासन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्राउन का शासन देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं कि कैसे एक प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, धीरे धीरे भारत में शासन करने लग जाती है। हम अपनी क्लास टाइमलाइन से देखते हैं क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही फैक्ट्स हैं जो कि याद करने में हमें बहुत कठिनाई होती है, तो हम एक टाइमलाइन के थ्रू चलते हैं जिससे हम आगे की क्लास को कनेक्ट कर पाएँ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है, लेकिन इंडिया में ये एक्टिव 1611, 1613, 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है और 1613 में सूरत में। अभी कंपनी कोई भी वैल्यू एडिशन का काम नहीं कर रही, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर रही है। कंपनी का काम है भारत से सामान को लेना और इंग्लैंड में जाकर सेल्स कर देना। बेसिकली इनके पास अभी सिर्फ कमर्शियल रेवेन्यू है। लेकिन 1757 में प्लासी का युद्ध जो कि अंग्रेज बिना लड़े ही जीत गए थे, और 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसके बाद होती है हमारी इलाहाबाद की संधि। जिसने कंपनी और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय के बीच संधि होती है और कंपनी के थ्रू रॉबर्ट क्लाइव हैं। यहाँ से इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स कलेक्शन का राइट मिल जाता है। अब इनके पास टेरिटोरियल रेवेन्यू भी आ चुका है। यहाँ पर एक मुंबई का गवर्नर है, ये बंगाल का गवर्नर है और यहाँ पे मद्रास का गवर्नर है। लेकिन कहानी में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत नहीं है, यहाँ पर इंग्लैंड भी है, जहाँ पे क्राउन है, पार्लियामेंट है जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू यहाँ पर नियंत्रण रखती है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर टेरिटोरियल रेवेन्यू का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर 10% का टैक्स लगा देती है। लेकिन उसके थोड़े समय के बाद 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू से लोन अप्लाई किया जाता है और इन सब पे बात चली रही थी। 1772 में एक बार फिर से लोन के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अप्लाई कर देती है। उसके बाद यहाँ पे
इस ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें लोन तो ओके कर देते हैं, लेकिन 1773 में इनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पास होता है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बोलते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। हम देखते हैं हमारे इंडिया में यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल है, यहाँ पर मद्रास का और यहाँ पर बम्बई का। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इन दोनों गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है और बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है, जिसमें इसकी हेल्प के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी जाती है जिसमें 4 मेंबर हैं। अब बंगाल का गवर्नर जनरल कोई भी रूल रेगुलेशन बनाएगा तो इन सबकी हेल्प से बनाएगा। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो मेजोरिटी से लिए जाएंगे। लेट्स होप कि कोई डिसीजन किसी लेना है, ये दो एक साथ हैं, ये दो एक साथ हैं। इस कंडीशन में बंगाल के गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट है। लेकिन अगर ये 3 एक साइड हो जाते हैं और बोलते हैं ये काम होना चाहिए, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास कोई अधिकार नहीं है, फिर ये काम होके रहेगा। क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल पावरफुल नहीं है, बंगाल का गवर्नर जनरल इन काउंसिल पावरफुल है। तो हम देखते हैं 1773 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहला, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया है और ऐसे में पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वारेन हास्टिंग। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल और 4 लोग मिलकर रूल रेगुलेशन बनाएंगे। इसी में एक कलकत्ता में 1776 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हैं। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा था। कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन उनके कर्मचारी अपना फ़ायदा कर रहे थे। और ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। आपने देखा कि यहाँ पर इंग्लैंड में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू इंडिया में अपने शासन को संचालित कर रही थी। लेकिन अब से जो है, ये जो भी यहाँ पे पार्लियामेंट है, ये अपनी सारे फाइल्स यहाँ पर सेंड करेंगे कि हम इंडिया में ये चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से ये इसको चेक करेंगे। तो ब्रिटिश इंग्लैंड अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू भारत में जो शासन चल रहे हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करेगा। उसके बाद आता 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसमें गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए ये गवर्नर जनरल है और इन्होंने इस स्थान पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें की। इसमें किसी को चोट लग सकता है या इसने ज़्यादा पैसे लिए, तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल को कोई भी पनिशमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ये बेसिकली अपने लिए नहीं कर रहा, ये काम वो कंपनी के लिए कर रहा है। तो ऐसे कामों के लिए उसे छूट दे दी गई है। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब है कि जो भी टैक्स कलेक्शन होगा या टैक्स इम्पोज किए जाएंगे, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तीसरा इस पे होता है कि कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। उस समय कलकत्ता में जो भी लोग रहते थे, वो सर्वोच्च न्यायालय अब उनके लिए रूल बनाएगा और ये रूल हिंदू के लिए हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा और मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय, जैसे अभी हमारा एक हाई कोर्ट है जो कि हर स्टेट में है और एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि सारे स्टेट के लिए काम करता है। सेम ऐसे उस टाइम सर्वोच्च न्यायालय तो था, लेकिन वो सिर्फ कलकत्ता के लिए था। बाकी के प्रांतीय न्यायालयों के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल नियम बनाती थी, जो कि अभी 1773 में इस्टेब्लिश की गई थी और वही रूल रेगुलेशन प्रांतीय न्यायालयों के लिए बनाती थी और उनके डिसीजन भी करती थी। यहाँ से
हम देखते हैं कि हमारा शुरू होता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले के कार्यों को पृथक कर दिया गया, जिससे द्वैत शासन का आरंभ होता है। राजनीतिक मामले निदेशक मंडल के द्वारा और वाणिज्यिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व की गतिविधियों का अधीक्षण करे। जो हमने यहाँ पर देखा था इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये अब इंडिया में जितने भी सैन्य, राजस्व और एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं, ये सारे उस पर नियंत्रण करेंगे। तो इसमें वही बताया गया है कि इस नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण करे। फिर हमारा आता है 1786 का अधिनियम, विशेष मामले में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने का अधिकार। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, उनका एक कंडीशन था कि हम जो भी ये काउंसिल है, क्योंकि वो मेजोरिटी से डिसीजन लेती थी, इसमें कोई भी नियम सही से अप्लाई नहीं हो पा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया जाता है कि अगर उसे लगता है कि ये डिसीजन होना चाहिए तो वो उसके पास अब कास्टिंग वोट के अलावा उस डिसीजन को ना मानने का भी अधिकार मिल गया है। और जो सेनापति एंड कमांडर इन चीफ, जनरली आप मान लीजिए आर्मी का जो चीफ होगा वो अब गवर्नर जनरल होगा। 1793 का चार्टर कानून, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति जो दी गई थी, वो भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया है। गवर्नर जनरल के अधीनस्थ जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण शक्ति का प्रदान कर दिया गया और भारत पर व्यापार के एकाधिकार के अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि इंग्लैंड में काम करता था, उनके सदस्यों और उनके कर्मचारियों को अब भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। मतलब इंडिया में जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसके थ्रू अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। भारत के हम देखते हैं 1793 से अब इनके प्लस 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर आता है 1813, अब इन्हें कंपनी को फिर से 20 वर्षों के लिए अपने अधिकार को बढ़ाना है, तो उसके साथ आती है कंडीशन, जो कि चार्टर एक्ट 1813 के नाम से जाना जाएगा। फिर से इन्हें 20 वर्ष के लिए बढ़ाना होता है, तो फिर वो 1833 आता है, प्लस 20 वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं। और फिर यहाँ पे आती कंडीशंस, फिर 1858, जो कि यहाँ पर बढ़ती तो है बट एक्स ईयर के लिए और आगे चलकर समाप्त कर दिया जाता है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं 1793 प्लस 20, 1813, फिर 20 साल के लिए 33, फिर 20 साल के लिए तो 1853। आगे 1858 में चलकर कंपनी का शासन खत्म हो जाता है, उसके बाद से क्राउन का शासन सीधे भारत पर अप्लाई होता है। हम देखते हैं 1813 का चार्टर कानून। भारत में कंपनी के व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अभी तक जो है भारत में व्यापार करने का अधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, लेकिन इंग्लैंड में अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई थी और भी कंपनी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोल रही थी कि उन्हें इंडिया में जाके ट्रेड करना है, इंडिया को मार्केट बनाना है क्योंकि अभी तक ये अधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। तो भारत में कंपनी के व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब अब ब्रिटिश की और कंपनियां भी भारत में आकर व्यापार कर सकती हैं, लेकिन चाय के साथ और चीन के साथ को जो व्यापार था वो उसका अधिकार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। जो भारत में कंपनी शासित क्षेत्र होंगे वो ब्रिटेन की राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित करेंगे। चार्टर कानून में अब ईसाई मिशनरियों को भी भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई, जिससे अब ये पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट तो कर चुके हैं, ये इकोनॉमिक कन्क्वेस्ट भी इनका हो गया। अब इनको कल्चरल कन्क्वेस्ट करना, क्योंकि अब इन्हें अपना जो शासन है, अपनी जो कॉलोनी है उसको बनाए रखने के लिए कल्चरल कन्क्वेस्ट भी जरूरी है।
स्थानीय सरकारों को भारत पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया एवं भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था की गई। जैसे अभी हमारे यहाँ ग्राम सभा है, उस समय भी स्थानीय सरकारें थीं, लेकिन उनको कर लगाने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार सिर्फ प्रांतीय सरकारों का था। लेकिन अब 1813 के चार्टर कानून से स्थानीय सरकारों को भी भारत पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया एवं भुगतान न करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई कि अगर कोई लेट पेमेंट करता है या फिर पेमेंट नहीं करता है तो उनके लिए दंड है, जिससे लोग समय पर टैक्स दें। फिर आता हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और ऐसे में बनने वाले पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्ति भी खत्म कर दी गई। लेट्स सो कोई प्रांतीय जो प्रांत हैं, इनको कोई भी कानून बनाना है तो ये खुद से नहीं बना सकते, ये प्रपोज करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि अब भारत का गवर्नर जनरल हो चुका है। इनके लिए जो भी कानून बनाना होगा वो भारत का गवर्नर जनरल, जो कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो बनाएगा। तो मद्रास और बम्बई के पास विधायिका संबंधी जो शक्ति थी वो इस 1833 के चार्टर अधिनियम से खत्म हो चुकी है और ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को भी समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेगी, व्यापारिक काम को खत्म कर दिया गया। यहाँ पर सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि इंग्लैंड में थे, उनके विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अगला हमारा है 1853 का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अभी तक गवर्नर जनरल के पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसमें 4 मेंबर थे, लेकिन अब जो लेजिस्लेटिव वाला काम है उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई, जिसमें 6 मेंबर हैं। इनका काम नियम को बनाना होगा और इनका काम नियम को लागू करना होगा, अप्लाई करना होगा। अभी से 1853 के चार्टर अधिनियम से जो लेजिस्लेटिव का मतलब नियम बनाने का काम वो अलग लोग करेंगे, जो नियम को लागू करने का काम है वो अलग लोग करेंगे। इन्हें और इन जो 6 नए पार्षद जोड़े गए हैं, जो कानून बनाने का काम करेंगे, इन्हें विधान परिषद कहा गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ 1853 के चार्टर अधिनियम से कर दिया गया है और इसी के तहत 1854 में मैकाले समिति की भी नियुक्ति की जाती है। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया जाता है। मतलब जो केंद्र में हमें ये विधान परिषद हुआ, जिसमें 6 मेंबर हैं, इसमें प्रांतों से भी मेंबर चुन के नियुक्त किए जाएंगे। यहाँ पर 1853 के बाद कंपनी का शासन खत्म होता है और आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्राउन का शासन। थैंक यू एवरीवन। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं और हमारे पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।